डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक विषय। टॉपिक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे कुछ इतिहासकार भारत के सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप क्या था, इसके उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे, भारत में कहाँ और कैसे इसकी विस्तार हुई, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और यह क्रांति असफल कैसे हुई और इस क्रांति का परिणाम क्या क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर जनरल बना। सन 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। उन्होंने बंगाल के नवाब को पराजित किया और बंगाल की सत्ता को अपने बस में कर लिया। उसी समय से किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेज़ों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके अतिरिक्त सन्यासियों, फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल में विद्रोह किए जा रहे थे। सिपाहियों का विदेशी शासकों तथा विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे, परंतु स्थानीय होने के कारण अंग्रेज इसे आसानी से दबा देते थे। इसके बावजूद अंग्रेज के दमन नीति के कारण भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 ईस्वी में यह व्यापक रूप ले लिया, जिसे हम सन 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं तथा इसे भारत के सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सन 1857 ईस्वी क्रांति के उदय होने के क्या क्या कारण थे। पहला था आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैन्य कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तु बनाकर अंग्रेज देशवासियों को महंगे मूल्य पर बेचते थे। करों में वृद्धि, अर्थात कर में वृद्धि के कारण किसान तो परेशान हुए ही, भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। इसी कारण जब विद्रोह का बिगुल बजा तो मजदूर और किसान भी इसमें अत्यधिक संख्या में शामिल हुए। कर में वृद्धि के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात भी बहुत प्रभावित हुई। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योग को तहस नहस कर दिया। अर्थात ब्रिटेन से माल जब भारत में आने लगा तो भारतीय कुटीर उद्योग उसी के तहत तहस नहस होने लगे। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु होने लगे। भारतीय कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था और अंग्रेजों की तुलना में वेतन भी कम दिया जाता था। अगला कारण है राजनीतिक कारण। भारत में राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, परंतु शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या हड़प नीति के तहत उसने कई भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जिसमें सतारा, संभल, झांसी, अवध इन क्षेत्र के राजाओं को ब्रिटिश शासकों से भी असंतोष था और ये भी कारण बना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी, जिसके कारण नाना साहब के चहेते तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत कुछ ब्रिटिश नीतियों के तहत अंग्रेजों ने भारतीय नीतियों को बदलने का कोशिश किया। जैसे बैंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाया। उसके बाद कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, बाल विवाह को रोकने का कार्य किया। इस तरह के कई सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जिसके कारण भारतीय दुखी थे और उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारे परंपराओं को बदलना चाहते हैं। इस तरह से यह सामाजिक कारण था। धार्मिक कारण। सन 1813 चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने ईसाइयों को भारत में आने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से भारत में भारतीयों को ईसाई बनाने का चाल समझा जाने लगा।
अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल व डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ समझा। सन 1850 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून बनाया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे ही पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा जाने लगा। सैन्य कारण, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था और उनका वेतन सुविधाएं अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही कम था। अंग्रेजों ने राइफल का प्रयोग किया जिनमें लगाए जाने वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इसे हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस बात ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। सन 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया जिससे सैनिक को फ्री में लिखा जाने वाला पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डाकघर अधिनियम के आने के पहले सैनिक फ्री में पत्र लिखते थे जो उनके घर तक जाता था। 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी उस समय के कुछ प्रमुख बिंदु। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्महर्स्ट थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह दबाने का कार्य करने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया था जिसका नाम कैंपबेल था। 1857 क्रांति के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 क्रांति के प्रारंभ। सर्वप्रथम कारतूस में चर्बी का लगा होना पता जनवरी 1857 ईस्वी में बांग्लादेश के दमदम क्षेत्र में पता चला। उसके बाद वहां से होते हुए फरवरी 1857 में बहरामपुर पहुंचा। उसके बाद बंगाल के बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को यह खबर फैला और वहीं 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे को जब यह खबर हुई तो उन्होंने चर्बीदार कारतूस को चलाने से मना कर दिया और इसके बदले में उन्होंने गोली चलाकर 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को घायल करके विद्रोह का बिगुल बजा दिया और इसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल को ही फांसी दे दिया। विस्तार। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की क्रांति का विस्तार 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रारंभ होता है। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अपने रेजिमेंट पर धावा बोलते हुए जेल को लूटा और जो भारतीय सैनिक वहां बंद थे उनको छुड़ाया। 11 मई को वे सैनिक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। हालांकि बहादुर शाह जफर के बुजुर्ग होने के कारण उनका नेतृत्व उन्हीं का सेनापति बख्त खान ने किया। हालांकि अंग्रेजों ने 1857 के अंत के पहले ही दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली में विद्रोह को अंग्रेजों की ओर से निकोलसन दमन करने का कार्य किए और उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में हडसन ने उस क्रांति को दबाया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस क्रांति का विद्रोह और उन विद्रोह को कौन कौन नेतृत्व किया उनके बारे में जानते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने और वहाँ पे दमन अंग्रेज़ों के तरफ से जनरल नीन ने किया था। फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और कैंपबेल ने दमन किया था। बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था और वहाँ पे भी उस क्रांति का दमन कैंपबेल ने कर दिया। अंत में खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब, जिनका पुराना नाम धोंदू पंत था, किया था, जनरल हैवलाक ने दमन किया। नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया। इनके बाद कानपुर की कमान तात्या टोपे ने संभाली और उसके बाद तात्या टोपे ग्वालियर चले गए और वहाँ उनके एक मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण उनको फांसी दे दी गई। मान सिंह ने तात्या टोपे को ग्वालियर में छुपे होने का खबर अंग्रेजों को दे दिया था। लखनऊ में
1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और वहाँ पे दमन कैंपबेल ने किया। अंग्रेज़ों ने रेजिडेंसी का घेराव किया और बेगम हजरत महल बिना आत्मसमर्पण किए ही नेपाल चली गईं। आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह ने किया और वहाँ पे विलियम टेलर और आयर ने इस क्रांति का दमन किया। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का बिगुल बजाया। वहाँ पे दमन सर ह्यूरोज ने किया। रानी लक्ष्मीबाई गंगा राव की विधवा थीं। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। मथुरा में देवी सिंह ने, राजस्थान में जय दयाल हरदयाल ने किया। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण सीमित क्षेत्र का अभाव, अर्थात इस क्रांति का प्रभाव भारत के संपूर्ण भागों में था ही नहीं। जैसे दक्षिण भारत, मद्रास, राजस्थान में इसका अभाव था, इसलिए इस क्रांति को उतना सफलता नहीं मिला। नेतृत्व का अभाव, अर्थात जब यह क्रांति प्रारंभ हुआ तो छोटे छोटे स्तरों पर प्रारंभ हुआ। एक नेतृत्व बहादुर शाह के रूप में देखने को मिला था, परंतु उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जिस कारण नेतृत्व का अभाव होने लगे। सीमित संसाधन, भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार नहीं थे। भारतीयों के पास गोला बारूद की भी बहुत कमी थी। संगठन का अभाव, अर्थात देश के राजाओं लोगों का आपस में एकजुटता नहीं था। जो संगठन कांग्रेस की स्थापना में देखने को मिलती है, यहाँ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। भारतीयों का समर्थन का अभाव, भारत के शिक्षित वर्ग इस क्रांति के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि वे तो आलोचना भी करते थे। उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव, अर्थात हम देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन में एक उद्देश्य होता था, परंतु यहाँ सभी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब अपने पेशवा पद को पाना चाहते थे, बेगम हजरत महल अपने पद को पाना चाहती थी, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को सत्ता दिलानी चाहती थी। ऐसे में उद्देश्य सबके अलग अलग थे। उद्देश्य की कोई स्पष्टता था ही नहीं कि लोग किस लिए लड़ रहे हैं। कुछ रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण बना। इसमें यदि इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद के राजा इस क्रांति का साथ देते तो नज़ारा ही कुछ और होता। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से इस क्रांति को दबा दिया। 1857 क्रांति के परिणाम, महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा किया, जिसमें सत्ता कंपनी से समाप्त करके ब्रिटिश को सौंप दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त किया गया। इस नीति के तहत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा ब्रिटिश को मिल जाता था। सैनिकों का अनुपात, जो अनुपात पहले 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज नियुक्त किए जाते थे, वही बाद में 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक की नियुक्ति होने लगी। एक नए पद का सृजन हुआ, भारत सचिव, जिसमें 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। दिल्ली के शासक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। वहीं 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। 1857 ईस्वी क्रांति को किसने क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, N.E.R. रीज ने कहा है। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, T.R. होम्स ने कहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र, जेम्स आउड्रम और टेलर ने कहा है। सैनिक विद्रोह, लॉरेंस सीले ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, B.D. सावरकर ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरायली अशोक मेहता ने। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम, R.C. मजबूदार ने कहा है। 1857 नाम क्रांति की पुस्तक के रचनाकार हैं S.N. सेन।